राजेश पायलट जी की इस 25वीं पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंचा सिंह, कर्नल रोबोट जी, हरमन पूनिया जी, प्रशांत जी, महेंद्र खेड़ी जी, मेरे सामने विराजे सभी साथियों और सभी वीरांगनाएं और माता बहनों। देखिए, राजेश पायलट जी का जो जीवन था, मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग इस तरह के जीवन को जिया होगा उन्होंने। उनकी जो शुरुआत थी, उनके पिताजी सेना में हवलदार थे और वो खुद कई बार बोलते थे कि जब वो खेत में जाते थे तो ट्रेन वहां से निकलती थी और उसमें फौजी जब कभी उसमें निकलते थे तो जयजय जी उनको बोलते थे पायलट साहब को कि भाई मेरा, वो होते थे तो 8-10 साल के, तो वो बोलते थे उनको कि मेरा मन होता है कि तुम भी इसमें गाड़ी में कहीं अफसर बन के और मेरे सामने से निकलो। तो वो कहते थे कि मेरे मन में शुरू से ही फौज में जाने की तमन्ना थी और उसी के तहत उन्होंने अपना काम शुरू किया। और जिस परिस्थिति, उनकी 10 साल की उम्र में उनके पिताजी की डेथ हो गई और उसके बाद बहुत गंभीर आर्थिक संकट, कई सामाजिक परेशानियां, 3 बहनें थी, एक छोटा भाई था, उनके पढ़ाई का, उनके लालन पालन का सारे जिम्मेवारी उन पे, जो वो 10 साल के थे तभी उनके कंधे पे आती। आप समझ सकते हैं कि गांव का इतना इस तरह का बच्चा जिसकी उम्र 10 साल हो और जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ जाए तो किस तरह अपना जीवन जीता होगा। पर उनके एक चचेरे भाई थे नरसिंह सिंह जी, वो पहले से ही दिल्ली में अपनी डेयरी का काम करते थे। तो नरसिंह सिंह ने उनको ऑफर किया कि भाई तुम मेरे साथ राजेश्वर वहां दिल्ली चलो और वहां चल के मेरे साथ आप काम करना, कुछ आपको मैं कुछ पेमेंट करता रहूंगा, अपनी पढ़ाई भी आप वहां सतत रूप से जारी रख लेना। वो उनके साथ दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर आप सोचिए कि वो 10-12 साल का बच्चा दूध निकालता था, सुबह 4 बजे उठना, भैंसों में ही सो जाना और सुबह 5-6 बजे उन कोठियों में दूध देकर आना, जिनमें वो कई बार मजाक में बोलते थे कि मैं तो इस दशक भर तो पहले दूध भी दे चुका हूं। बाद में जब मंत्री बने तो 10 पर उनको अलर्ट हुआ तो कई बार वो मजाक में बोलते थे कि इसी कोठी में मैंने कितनी बार यहाँ के दूध दिया होगा। ऐसी परिस्थितियों में वो जी रहे थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद में उन्होंने सेना में, वायुसेना में ज्वाइन किया और उनको कमीशन मिला। कमीशन मिलने के बाद में शादी हो गई और शादी के बाद में 1971 के युद्ध में उन्होंने, सबको आपको मालूम है, फाइटर प्लेन में वो फाइटर पायलट थे और नॉर्थ ईस्ट में उनकी पोस्टिंग थी। और वो कहते थे कि कितनी बार गोलियां चलती थी पर हम लोग जो बांग्लादेश है उसमें उनके हवाई अड्डों पे, उनके जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट थे, उनके अपना पायलट हाइट के रूप में बम गिराए और पूरे देश को 1971 में पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश बन गया। उसमें पायलट साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद 1979 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी जब वो छोड़ रहे थे तो बहुत सारे लोग ये मजाक करते थे कि भाई आप स्क्वाड्रन लीडर हो और आप इतनी कम उम्र में नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। तो वो इंदिरा जी से जाके मिले, जब तक रमा जी से शादी हो गई थी, रमा जी एडवोकेट उन्होंने एनरोल कर लिया था। जब वो इंदिरा जी से जाके मिले और अपनी बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इतनी कम उम्र, 30-32 साल के तुम हो और तुमने अभी क्या देखा है, तुम इतनी जल्दी अपनी नौकरी मत छोड़ो। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये आपसे सलाह देने नहीं आया हूँ कि मुझे नौकरी छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, मैं तो ये आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप मुझे, उस टाइम चौधरी चरण सिंह जी पीएम थे, क्योंकि आप मेरे को बागपत से इनके सामने चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दीजिए। वो बड़े आश्चर्यचकित रही कि एक सेना का, एक वायुसेना का एक अधिकारी देश के प्राइम मिनिस्टर के सामने चुनाव लड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ना चाह रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप सोच समझ के आओ और मैं आपकी बात करूंगी।
ऐसे कुछ चलता रहा और बात ये हुई कि बागपत से किसी दूसरे शर्मा जी को वहां टिकट मिल गया, तो वो फिर लास्ट में जाके फिर उन्होंने इंदिरा जी से मिले और कहा कि साहब मेरे को टिकट दीजिए। उन्होंने भरतपुर से तय करके उनको भरतपुर से टिकट दे दिया। भरतपुर से जब टिकट दिया तो उससे पहले ही एक किसी, मैं जानता हूं वो आदमी को, प्रहलाद सिंह जी पटेल, जो शायद आप भी कुछ लोग जानते होंगे, जो हिम्मत सिंह जी पटेल अहमदाबाद में जो मेयर थे, एमएलए थे, उनके पिताजी का वहां से प्रहलाद सिंह जी का टिकट डिक्लेयर हो गया था। उनका टिकट डिक्लेयर होने के बावजूद भी संजय गांधी जी ने और इन्होंने सोचा कि नहीं, इसका चेंज करना पड़ेगा, उसका चेंज करके वो राजेश पायलट जी को टिकट दे दी। वो किसी को नहीं जानते थे, पीसीसी में आए तो कोई जानने वाला नहीं, पर जब सब परिस्थितियां बनती गई और जिस तरह के वहां समीकरण बने, भरतपुर से 1980 में वो चुनाव जीत गए। फिर तो उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। 80 के बाद में जब 84 में इंदिरा जी की, आपको सबको शहादत के बाद में जो चुनाव हुआ, तो उन्होंने दौसा से चुनाव लड़ा और फिर दौसा ही उनका परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। हालांकि 89 में वापस उनको भरतपुर जाना पड़ा, पर वो वापस दौसा में 91 में फिर चुनाव लड़े और यहाँ से दौसा से सतत रूप से 5 बार वो सांसद रहे। जब 91 में चुनाव लड़ रहे थे तो हालांकि मैं सर्विस में था, पर मैं सतत रूप से उनके साथ काम करता था और जैसे छुट्टी, मतलब हमारी सर्विस के बाद में हम उनसे मिलते रहते थे, अपना काम करते रहते थे। तो 91 में जब चुनाव चल रहा था, इसी बीच में राजीव गांधी जी का, आपको मालूम है, मई में ये हादसा हुआ और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में फिर चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता में आ गई। उनको शुरू में दूरसंचार मंत्री बनाया गया। अभी भाई बता रहे थे मेरे पूर्व वक्ता, उन्होंने ये एसटीडी का जो सिस्टम है और एक खुला जो सबको टेलीफोन मिले, और उसी टाइम में जो मोबाइल की जो काम करने की बहुत धीमी गति थी, उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और आप देख रहे हैं आज पूरे देश में नेटवर्क कितना तेजी से बढ़ चुका है। मैं एक दो वाक्य उनके ऐसे बताऊंगा जो उनके जीवन में आप भी सोचेंगे कि किस तरह कोई आदमी कितनी बड़े काम कर सकता है। जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, तो जो आपने ये जो चंद्रा स्वामी का केस सुना होगा, जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, तो वो उनकी आदत थी सुबह 8 साढ़े 8 बजे तैयार होकर गर्मी सर्दी बरसात में सुबह जो उनके मिलने वाले आते थे घर पे, उन सबको मिलते थे। तो एक सोमचंद चावला नाम का एक आदमी वहां जनरल पब्लिक में आके बैठा हुआ था, अपंग था और अपनी व्हील चेयर पे बैठा था। मैं खुद वहां पे था। मैंने उनसे कहा कि क्या बात है, तो उन्होंने भिड़ते ही कहा कि मेरे 10 करोड़ रुपए का इसने चूना लगा दिया चंद्रा स्वामी ने। मैं एकदम हथड़, उस टाइम 93 की बात थी। उन्होंने कहा मेरे को इसने 10 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। कैसे लगा दिया कि इसने मेरे को अखबारी पेपर का ठेका देने की बात की थी और कहा कि मैं नरसिम्हा राव से तेरे को ठेका दिला दूंगा तत्काल प्रधानमंत्री से, पर मेरे ना तो पैसे वापस दे रहा है और ना मेरा ये इसका अखबारी पेपर का काम करवा रहा है। तो मैंने कहा आप बैठो। घंटे आधे घंटे में राजेश पायलट जी वहां आए, उनके साथ जो वो बैठे थे अपने व्हील चेयर पे, तो आगे उन्होंने बोला कि कहिए क्या बात है। तो जो मेरे से उन्होंने कहा वो उनसे उनके सामने बोल दिया। उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंट थे। पायलट साहब ने वैसे कहा कि डॉक्यूमेंट वहां नॉर्थ ब्लॉक में लेके चलना। ठीक है भाई। अब वो नॉर्थ ब्लॉक हम लेके चले गए। उनके पायलट साहब ने मेरे से कहा कि तू थोड़ा देख उसमें क्या है, पूरी स्टडी की, तो उसमें तो लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है। उन्होंने तत्काल उसको सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए उसको कहा कि आप उसको सीबीआई को भेज दो। सीबीआई को भेज दिया। महीने 1.5 महीने में वहां से रिपोर्ट आई और ये लगा कि सीबीआई ने लगभग ये माना कि इसमें निश्चित रूप से गड़बड़ी हुई है। अब गड़बड़ी आने के बाद में पायलट साहब ने कहा कि इसका क्या करना चाहिए। तो उस टाइम मैं एडिशनल पीएस था उनका, और एक हमारे आरएस बटोला थे, वो पीएस थे। तो बोले कि मैं भी उसको चंद्रा स्वामी को गिरफ्तारी करने के आदेश करूंगा। हम दोनों बोले साहब ऐसा काम क्यों कर रहे हो, ये तो उसका नरसिम्हा राव जी का बिल्कुल बाएं हाथ है और बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, और आप ऐसे नहीं करो। कि नहीं आप उसको जो होम सेक्रेटरी थे उस टाइम, उसको बुला के लेके आओ
मिस्टर पद्मनाभन थे उस टाइम होम सेक्रेटरी, और उससे पहले हमसे कहा कि आप एक नोट शीट दोनों बैठ के तैयार करके ले आओ और मेरी तरफ से साफ साफ ये लिखो कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए। तो हमने तैयार कर लिया, हमने काफी नानुकर की, मैंने और भटोला जी ने, पर वो कहा कि नहीं, आप तो तैयार करके लेके आओ। वो तैयार जब हो गया कि मैं लंच में ही तब जाऊंगा जब तुम ये पहले नोट शीट तैयार करके ले आओ। तैयार हो गई नोट शीट। अब पता नहीं उनको कौन सा इंस्टीट्यूशन हो रहा था, तो वो मेरे से खासतौर से बोले कि जो वो होम सेक्रेटरी आएगा ना, और मैं जब उसको एक कागज हाथ में दूंगा तो वो पकड़ेगा, इसको लेगा नहीं। उनको पता नहीं कहां से ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर के लेटर को नहीं लेगा और कहेगा साहब मैं तो अभी जा रहा हूँ कि गांव से वापिस आता हूँ, तो वो भगे तो उसको भगड़े मत देना। अब मैंने होम मिनिस्ट्री में ऐसा ऐसा काम कैसे हो सकता है, पर हुआ। और वो की हुई बात थी, मैं उनको व्यक्तिगत जाके और उनको पत्रकार साहब को बुला के लेके आया और उनसे मंत्री जी ने, हम तीनों, हमने भटोला जी वो होम सेक्रेटरी सामने खड़े, साहब सामने खड़े, और वो बोले कि मैंने उसको चंद्रा स्वामी को गिरफ्तारी के ये आदेश आप लेके जाइए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो आप विश्वास कीजिए वो 10 कदम पीछे पड़ा कि साहब आप रहने दीजिए। तो मेरे परेड साहब क्या करना जी, इनके हाथ में जो उसको पकड़। अभी तो बड़ी आप सोच सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री में ऐसा भी कई देश में हो सकता है। हमने उनको कहा प्रोग्राम था जब मंत्री दे रहा है आपको लेटर तो आप लेके जाइए। फिर उन्होंने ले लिया लेटर, और एक लेटर उनका, एक कागज उन्होंने लिफाफे में बंद करके मेरे को व्यक्तिगत कहा कि आप ये पीएम के वहां देते हो। मेरे मस्जिद का मुझे याद है, एक मिस्टर रतन वटल थे आईएएस अफसर, कि उनको ही लेके आना। तो मैं तो पास हमारे पास होते थे रूम में, उनके प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस पे जाके रतन वटल को ये कागज देके आ गए। हम वापिस पहुंचे भी नहीं होंगे कि 1 घंटे में पूरे देश में एक बवाल मच गया कि भाई चंद्रा स्वामी को गिरफ्तारी के आदेश राजेश पायलट ने कर दिए। हमने कहा तो अभी कुछ नुकसान हो जाएगा। तो इधर तो पुलिस को ये पसोपेश में पड़ गई दिल्ली पुलिस कि भाई कैसे इसको गिरफ्तार करें, और एक तरफ मंत्री के आदेश की अवहेलना कैसे करें। उसमें 1-2 दिन चलता रहा। इसी बीच में दूसरे दिन का मंत्रालय चेंज करके पर्यावरण मंत्रालय में भेज दिया, बड़ा बवाल मच गया। पर अल्टीमेटली मंत्री के आदेश से इसलिए उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा, और उस गिरफ्तारी के बाद में पूरे देश में बवाल मच गया और सब जगह रैलियां, प्रदर्शन, और चंद्रा स्वामी के खिलाफ ऐसा माहौल बन गया। और राजेश पायलट जी का जो हमें लग रहा था उस टाइम की ये गलत हो रहा है, और उनसे उसका राजनीतिक कर, उनकी प्रतिबद्धता और उनकी ईमानदारी पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि इससे स्ट्रॉन्ग कोई आदमी नहीं। तो एक तो ये वाक्य है, दूसरे और बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपको अब ये ज्यादा इतना टाइम भी नहीं है। वो एक ऐसे आदमी थे जो चलते रास्ते भी अगर किसी ने मदद मांग ली या उनको लगता है कि भाई कहीं यहाँ कुछ व्यवस्था की जरूरत है तो वो कर देते। एक बार हम कोटपुतली, छोटा सा वाक्य है पर मैं आपको बता रहा हूँ, हम कोटपुतली में कहीं एक रास्ते पे जा रहे थे, वहां एक कमरे के ऊपर लिखा होता राजपूत छात्रावास, उसमें सिर्फ 2 कमरे बने हुए। मेरे बोले रुको रुको रुको, हम रुक गए। तो हमारे वहां एक रघुवीर सिंह जी शेखावत प्रधान हुआ करते थे, वो पीछे वाली गाड़ी में थे। वो रघुवीर को बुला के लाओ, रघुवीर सिंह जी को मैं बुला के लाया। रघुवीर सिंह जी यार आप ताई के राजपूत 2 कमरे की छात्रावास बना रखी आप, साहब यहाँ तो चंदा कोई देता नहीं है कि मैं कल आपको 1 लाख रुपए भिजवा दूंगा, इसमें 5-4 कमरे और दूंगा। दूसरे दिन उनको 1 लाख रुपए भिजवा दिए और वो उसमें 5-6 कमरे और बने। उनको शिक्षा के प्रति इस तरह का लगाव था कि अगर कहीं उनको जरूरत पड़ती थी, उनको लगता था कि यहाँ जरूरत है, तो निश्चित रूप से मदद करते थे। अब सबसे पहले 87 में जब वो मंत्री बन गए तो संभालगढ़ में एक बहुत बड़ी किसान रैली थी जिसमें देश के 3 चीफ मिनिस्टर थे। वहां वो 43 साल के हुए थे उस टाइम। तो 43 लाख रुपए की एक थैली उनको भेंट की गई, जिसमें आप लोगों ने कई फोटो वगैरह देखी हुई, जिसमें
गोविंद सिंह जी गुर्जर उस टाइम मंत्री थे, वो भी थे। तो उसका एक जय जवान जय किसान ट्रस्ट गठित किया गया। उस ट्रस्ट के गठन के बाद में सैकड़ों ही बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, धर्म के, जाति के, सैकड़ों ही बच्चों को छात्रवृत्तियां दी गई। और दिल्ली में एक किसान भवन बनाया गया, उसके 20 कमरे सिर्फ IAS IPS की जो स्टडी कोई लड़का करेगा उनके लिए निःशुल्क उसकी व्यवस्था की गई, जो अभी भी चल रहा है। सचिन जी उसका काम देख रहे हैं। इसी तरह हमने प्रयास किया, आपको मालूम है, यहाँ राजेश पायलट होम का हमने निर्माण कराया उनकी मृत्यु के बाद जयपुर में। उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बिना किसी भेदभाव के अच्छी परसेंटेज के लड़कों को रखें और वहां रख भी रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, पर वो बहुत कर्मठ आदमी थे और हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, इसके लिए उनके मन में पीड़ा होती थी। और वो कहते रहते थे कि यार जब तक ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे देश का विकास होगा। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में करोड़ों अरबों रुपए आ जाए और गरीब को रोटी नहीं मिले खाने को, तो कहाँ वो देश का विकास और मजा जाएगा। तो मैं बहुत सारी बातें आपसे अभी समय नहीं शेयर नहीं कर सकता, पर मैं जानता हूं अच्छी तरह की वो बहुत ही जीवट वाला, अंत तक मेहनत करने वाला आदमी था। और मैंने मेरे जीवन में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो 3-3, 4-4 उनके PS एडिशनल PS थे, वो थक जाते थे और वो चलते रहते थे। मैं कई बार उनसे कहता था धीरे गाड़ी चलाओ, तेज मत भगाओ। तो वो कहते थे कि सब तेज नहीं भगेंगे तो आगे कैसे निकलेंगे। और उस तेजी में वो चले गए और ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था। वो बहुत बुरा दिन था। मैं तो उस दिन एयरपोर्ट पे टिकट लेके खड़ा था। जब मैंने सुना तो मैं बयान नहीं कर सकता आपको कि क्या बीती होगी। आप सबको भी मेरी सबसे यही गुजारिश है कि राजेश पायलट बहुत महान व्यक्तित्व था, उनसे प्रेरणा लें और अच्छे काम करें। धन्यवाद। राम साहब।